कैसे मुमकिन है कि एक सेकुलर स्टेट हो, सेकुलरिज्म को मानती हो, सेकुलराइजेशन करवाती हो और उसके बाद कहे हम रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हैं। और क्या है? मगर क्यों ना हम उस शख्स की तरफ वापस चलें जिसने 1850s में इस टर्म को कॉइन किया था। उस बंदे की तरफ चलते हैं। उस बंदे का नाम था जॉर्ज जैकब होलियोक। ये इंग्लिश फिलोसोफर था, सोशियोलॉजिस्ट था। आपकी स्क्रीन के ऊपर इसके पोस्टर छपते थे मिस्टर जॉर्ज जैकब होलियोक के, कम एंड हियर द लिबरेटेड ब्लास्फेमर। यूरोप में बिलखुसूस ब्रिटेन के अंदर मिड 19th सेंचुरी के अंदर इतना बड़ा एक इन्फ्लुएंसर और इतना बड़ा सेलिब्रिटी माना जाता था कि इसका पोस्टर लगता था कि कम एंड हियर द लिबरेटेड ब्लास्फेमर। ये ब्लास्फेमर है। उसकी वजह यह है कि सबसे पावरफुल आवाज सेकुलरिज्म के हवाले से और इस टर्म को कॉइन करने के हवाले से इसी बंदे की थी, क्योंकि ये टर्म की मां यही शख्स था, होलियोक। आए चलते हैं, ये क्या कहता था। कैसे मुख्तलिफ किताबें लिखी, जिनमें से एक छोटा सा रिसाला था। जब इसको जेल से छुड़वाया गया था 1840s में, तो इसने अपना एक रिसाला शाया किया था, एक मैगजीन था। इसका एक छोटा पम्फलेट था जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ सेकुलरिज्म। स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाता हूं। प्रिंसिपल्स ऑफ सेकुलरिज्म इलस्ट्रेटेड है बाय जॉर्ज जैकब होलियोक। ये आपके सामने 1871 का एडिशन है, मगर इसके चंद इलस्ट्रेटेड वर्कों के ऊपर मैं आपको लेके जाता हूं जो आपको बताएंगे कि क्या वाकई जिस बाबा जी ने द फादर ऑफ सेकुलरिज्म, पर्टिकुलरली अगर गलत है तो टर्म का जो फादर है, उसने सेकुलरिज्म के बारे में क्या कहा, मतलब के खिलाफ है कि नहीं। आपकी स्क्रीन के ऊपर पेज नंबर 2 रोमन 2 के ऊपर चैप्टर 3 का एब्स्ट्रैक्ट सामने रखा गया है। प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म डिफाइंड। सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स क्या हैं? एंड व्हेन यू से कि किसी आइडियोलॉजी के प्रिंसिपल्स, दैट मीन वो नॉट कॉम्प्रोमाइज है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ एनी आइडियोलॉजी, अदरवाइज वो आइडियोलॉजी कोलैप्स कर जाएगी। मिसाल के तौर पे इस्लाम में तौहीद को साइड पे कर दें या रसालत को साइड पे कर दें, इस्लाम खड़ा नहीं हो सकता और ना इस्लाम उनके बगैर चलना चाहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि उन बुनियादों पर सेकुलरिज्म को डिफाइन किया जाएगा जिनके बगैर सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत होगा। हां जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर सेकुलरिज्म इज अ सीरीज ऑफ प्रिंसिपल्स। सेकुलरिज्म चंद उसूलों का एक सिलसिला है, इंटेंडेड फॉर द गाइडेंस ऑफ दोज। उसका मकसद यह है कि ऐसे लोगों की रहनुमाई की जाए who find theology indefinite और inadequate और deem it unreliable। ये ऐसे लोगों के लिए सेकुलरिज्म इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जो मजहब को नामुकम्मल, मजहब को गैर यकीनी, मजहब को गैर इल्मी और मजहब को गैर यकीनी और ज़न्नी तसव्वुर करते हैं कि उस पर एतमाद नहीं करते। तो सेकुलरिज्म रिप्लेस करती है थियोलॉजी को। अगली लाइन देख लें आप। इट रिप्लेसेस थियोलॉजी व्हिच मेनली रिगार्ड्स लाइफ एज अ सिंफुल नेसेसिटी। अब उसमें क्योंकि क्रिश्चियनिटी से इन्फ्लुएंस थे तो इन्होंने उसी तसव्वुर को लिया, इस्लाम के कॉन्सेप्ट को रखा ही नहीं। इससे जो चीज समझ आई वो ये आई कि सेकुलरिज्म ऑन इट्स प्रिंसिपल्स ये तकादा करता है कि उसको सिर्फ वही लोग मानेंगे जो मजहबी नहीं हैं। ये था वो पॉइंट। क्यों? क्योंकि उनको कुरान और सुन्ना या बाइबल या वेद या जितने धर्मशास्त्र हैं उनमें इनडेफिनिट, इनएडुक्वेट और अनरिलायबल चीजें नजर आती हैं, जिसका मतलब यह है कि वो उस पर यकीन नहीं करते। यानी एक सेकुलर बंदा या सेकुलरिज्म का मानने वाला बंदा कुरान को मुकम्मल नहीं मानता, हदीस को काफी नहीं मानता, अल्लाह के रसूल की सीरत को काफी नहीं मानता, तभी वो सेकुलरिज्म को मानेगा एज पर द फादर ऑफ द सेकुलरिज्म टर्म। ठीक है। दूसरा पैसेज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं इसी जेडब्ल्यू होलियोक का। वो क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म डिफाइंड में तीसरे पैसेज के अंदर वो फरमाते हैं साइंस इज द अवेलेबल प्रोविडेंस ऑफ लाइफ। क्या मतलब है? वो कहते हैं जब ये मान लिया जाए कि मजहब आपकी जिंदगी से चला गया तो फिर आपकी तस्कीन कौन करेगा? आप किस खुदा को मानेंगे? आप किस बुत को तराशेंगे? तो प्रोविडेंस का मतलब इंग्लिश के अंदर होता है डीटी, गॉड। तो जेडब्ल्यू होलियोक कहता है साइंस इज द अवेलेबल प्रोविडेंस ऑफ लाइफ, कि जिंदगी में खुदा को साइड पे कर दो, साइंस को उसकी जगह पे रखो, तो बिल्कुल आप मुत्तफिक हो जाओगे और सुकून में आ जाओगे। वो साइंस नया खुदा है इंसानों की जिंदगियों के लिए। अब उसने आगे एक्सप्लेन किया है कि कोई ये सवाल कर सकता है कि जनाब अच्छे काम फिर क्यों करने चाहिए? क्योंकि खुदा, हम तो अच्छे काम खुदा के लिए करते हैं। एक मजहबी बंदा ये कहता है तुम चोरी क्यों नहीं करते? हम तो अल्लाह के लिए नहीं करते। तुम जिना क्यों नहीं करते? या तुम इंसेस्ट क्यों नहीं करते? ये चीजें रखता है। तो जेडब्ल्यू होलियोक ने उसका जवाब देने की कोशिश की आखिरी 2 लाइनों के अंदर। वो कहता है वर्क इज वर्शिप टू दोज हु एक्सेप्ट थीइज्म। मजहबी लोगों के लिए सोसाइटी के अंदर वेलफेयर का काम या वेलबींग का काम करना इबादत है, एंड ड्यूटी टू दोज हु डू नॉट। और सेकुलर के लिए खुद समझिए उसने थीइज्म के मुकाबले में सेकुलरिज्म को रखा है। चेमानादारत। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो भी मानता है कि सेकुलर मजहबी नहीं होता। ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि सोसाइटी की वेलबींग के लिए या वेलफेयर के लिए काम करना, फलाह बहबूद के लिए काम करना, बेहतरी के लिए काम करना, ये मजहबी लोगों के लिए इबादत का काम है, सदका जारिया है। एंड ड्यूटी टू दोज हु डू नॉट, मगर जो सेकुलर हैं, एथियस्टिक या मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, उनके लिए ये ड्यूटी है। सवाल तो इस पर बड़े उठते हैं, मगर इस वक्त सेकुलरिज्म को ऑन इट्स प्रिंसिपल्स और फाउंडेशन समझना जरूरी है कि उसका मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये चीज क्लियर हो जाए सब लोगों के लिए कि क्यों एक मजहबी शख्स सेकुलरिज्म को कबूल करेगा, इस एतबार से कि वो अपने मजहब से हाथ धो बैठेगा। ये बुनियाद है। पैसेज जो आपके सामने जेडब्ल्यू फादर जो है उसका रखना चाहता हूं इसी एतबार से कि सेकुलरिज्म या सेकुलरिस्ट क्या करता है वो आपके सामने है। कहता है the distinctive peculiarity of the secularist is that he seeks that good which is dictated by nature, which is attainable by material means and which is of immediate service to humanity। क्या मतलब है?
वो कहता है एक सेकुलरिस्ट माइंड जब नेकी करने लगता है या सोसाइटी में बेहतरी करने लगता है तो वो इसलिए करता है कि उसका फायदा हो सोसाइटी को, इसलिए नहीं कि कल क़यामत के दिन मुझे अजर मिलेगा, बल्कि इसलिए कि सोसाइटी में वो बेहतर हो रहा है। वो अलग बात है कि जो मजहबी लोग हैं वो भी नेकी इसलिए करते हैं कि सोसाइटी में भी फायदा हो और आखिरत में भी मिले। हाँ, इनके यहाँ आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसीलिए सेकुलरिज्म कोई रिलीजियस आइडियोलॉजी, रिलीजियस की उसमें कोई जगह नहीं है। आखिरी 2 लाइनें भी इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। तो क्या कहता है वो, कहते हैं सेकुलर माइंड एक ऐसी मेंटालिटी है, आ रिलीजियसनेस, तवज्जो कीजिएगा, आ रिलीजियसनेस टू व्हिच द आइडिया ऑफ गॉड इज नॉट एसेंशियल नॉर द डिनायल ऑफ द आइडिया नेसेसरी। सेकुलरिज्म को एक रिलीजन के तौर पर पेश किया है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि सेकुलरिज्म एक फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी नहीं बल्कि एक रिलीजन है। यही हमारा पॉइंट था। मैंने क्या कहा था कि आपको यह चीज पता चलेगी इस पॉइंट के अंदर, ये मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा। मल्टी फेथ स्टेट अनलाइक रिलीजियस स्टेट, के स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, उसके अंदर मल्टी फेथ रिलीजन रह सकते हैं। तो जो सेकुलरिज्म की टर्म को कॉइन करने वाला है वो आखिरी 2 लाइनों के अंदर ये कह रहा है कि आर रिलीजियसनेस, ये एक ऐसा मजहबियत का रंग है, टू व्हिच द आइडिया ऑफ गॉड इज नॉट एसेंशियल, जो कि गॉड लेस रिलीजन है, नॉर द डिनायल ऑफ द आइडिया नेसेसरी, बल्कि ये भी कहते रहो होगा, पता नहीं होगा क्या होगा, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो सेकुलरिज्म भी एक रिलीजन की शक्ल इख्तियार कर गया। ये समझना बड़ा जरूरी था इस एतबार से कि जो लोग ये कहते हैं कि सेकुलर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता और वो कोई फोर्स नहीं करता और कोई उसमें पाबंदी नहीं होती, इस मिथ को और इस मिसकंसेप्शन को तोड़ दिया है फादर ऑफ सेकुलरिज्म ने। मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा सोशियोलॉजिस्ट था जर्मनी का, मैक्स वेबर, उसकी एक थ्योरी रखना चाहता हूं, जो थ्योरी उसने सेकुलर सोसाइटी के इंटेग्रल कंपोनेंट्स के तौर पर रखी थी। इंटेग्रल कंपोनेंट्स का मतलब ये है ऐसे जुज जो उससे जुदा नहीं हो सकते, ऐसी डायमेंशंस जो सेकुलर सोसाइटी के एक्सप्रेशन के लिए नेसेसरी हैं, मैंडेटरी हैं, जरूरी हैं, कि अगर कोई सेकुलर सोसाइटी पनपेगी और एग्जिस्ट करेगी उसके ये 3 इंटेग्रल कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो मैक्स वेबर आपके सामने, और ये हवाला मैं आपको देता हूं, हवाला ये एसेस ऑफ सोशियोलॉजी है। मैक्स वेबर जर्मनी के सोशियोलॉजिस्ट थे, मिड 19 और लेट 90s के। उसमें उन्होंने एसेस ऑफ सोशियोलॉजी लिखा था, और ये जो रेफरेंस मैं कोट कर रहा हूं ये नकीब अल अतास साहब की किताब है, इस्लाम एंड सेकुलरिज्म, उसका मैं रेफरेंस कोट कर रहा हूं वहां से। नकीब अल अतास एक बहुत बड़ा नाम है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा। नकीब अल अतास इज अ बिग नेम जो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को और इस्लामाइजेशन ऑफ द नॉलेज को किस तरीके से पेश करते हैं, इंटरनेशनली रिनाउंड स्कॉलर है। सो द इंटेग्रल कंपोनेंट्स इन द डायमेंशंस ऑफ सेकुलराइजेशन आर द डिसएन्चैंटमेंट ऑफ नेचर, द डिसेक्युलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड द डीकंसेक्रेशन ऑफ वैल्यूज। ये 3 पॉइंट्स हैं। तो डिसएन्चैंटमेंट ऑफ नेचर क्या है? डिसएन्चैंटमेंट ऑफ नेचर का मतलब ये है कि नेचर से डिवाइन इंटरवेंशन को निकाल दिया जाए। एक मजहबी शख्स क्या करता है? मजहबी शख्स ये तो मानता है कि बारिश ऐसे 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 होती है, मगर साथ वो ये मानता है कि अल्लाह का करम और अल्लाह का फजल होती है, अल्लाह की इजाजत से होती है। मजहबी शख्स ये तो मानता है कि ज़लज़ले ऐसे ऐसे आते हैं, मगर वो साथ ये मानता है कि अल्लाह की इजाजत से आते हैं। मजहबी शख्स ये तो मानता है कि मां के पेट के अंदर बच्चा ऐसे 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 होता है, मगर वो ये भी मानता है कि अल्लाह की इजाजत से होता है। तो सेकुलर मेंटालिटी अपने कंपोनेंट्स के अंदर, अपनी सिंगल एंटिटीज और इंडिविजुअल्स के अंदर एक ऐसी नेचर पैदा करती है सेकुलराइजेशन की, कि डिसएन्चैंटमेंट ऑफ नेचर, के जो आप नेचर के गीत गाते हैं ना, एन्चैंट करने का क्या मतलब है? एन्चैंट का मतलब होता है गीत गाना, तारीफ करना। तो अल्लाह की हम तो सना का जो तसव्वुर पाया जाता है ना नेचर के हवाले से, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये चीजें, ये क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या चीज बनाई अल्लाह ने। इस तसव्वुर को खत्म कर दिया जाए और ये कहा जाए कि नेचर नेचर है, बस क्या है ये नेचर है, बस ये ब्लाइंड नेचर है। एथिज्म क्या है? नेचुरलिज्म क्या है? यही तो है, और क्या? तो सेकुलराइजेशन बेसिकली आपको फिलोसॉफिकली, इवन दो इंडिविजुअली आपको डैमेज करती है। तो जैसे जैसे सोसाइटी सेकुलराइज होती है वैसे वैसे दीन दूर होता चला जाता है, इंडिविजुअल की जिंदगी से दीन को खुरेज कर निकाल दिया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या था इंटेग्रल कंपोनेंट्स के अंदर? दूसरा था डीसेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्या मतलब है? तौहीद हाकिमियत। दीन क्या कहता है? इस्लामिक स्टेट या रिलीजियस स्टेट क्या कहती है कि जिस चीज को अल्लाह हराम कहेगा हम उसको हराम कहेंगे, जिसको अल्लाह के रसूल हराम कहेंगे हम उसको हराम कहेंगे, और जिसको वो हलाल कहेंगे हम उसको हलाल कहेंगे। तो डीसेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, एग्जीक्यूशन की अथॉरिटी है, कानून बनाने की और कानून नाफिज करने की अथॉरिटी है, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से छीन ली जाए और उसको खालिस इंसानों को दे दिया जाए। तो और इल्हाद क्या है? और क्या चीज है? सेकुलरिज्म गोया इंडिविजुअल से उसकी चाहत भी छीन लेता है। एक मुसलमान क्या ये नहीं चाहता कि अल्लाह का कानून नाफिज हो? क्या कोई हिंदू नहीं चाहता? क्या कोई ईसाई नहीं चाहता? ये कहना कि सेकुलर स्टेट के अंदर कोई जबर नहीं होता, ये सेकुलर स्टेट के अंदर हर मजहब खुशी से रह सकता है, ये बिगेस्ट ब्लंडर है और बिगेस्ट लॉलीपॉप है जो सेकुलर स्टेट के पासियों को दिया जाता है। तीसरा पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर, द डीकंसेक्रेशन ऑफ वैल्यूज। क्या मतलब? हक और बातिल कहां से पहचाना जाता है? अच्छाई और बुराई कहां से पहचानी जाती है? अल्लाह की देन है। उसकी वजह यह है कि हर फर्द यह मानना शुरू कर देता है जो मेरे लिए, एक चोर के लिए चोरी करना अच्छा है, एक रेपिस्ट के लिए रेप करना अच्छा है, एक धोखेबाज के लिए धोखा देना अच्छा है, एक शराबी के लिए शराब पीना अच्छा है, एक ड्रगी के लिए ड्रग करना अच्छा है, एक गैम्बलर के लिए गैम्बल करना अच्छा है।
एक होमोसेक्सुअल के लिए होमोसेक्सुअलिटी अच्छी है, तो अच्छाई और बुराई, मॉरल वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स और मॉरल नॉर्म्स सेट करने का तरीका किसके पास होगा? कंपोनेंट्स ऑफ सेकुलराइजेशन के जो किसी सोसाइटी के अंदर भी डालने पड़ेंगे जब तक उसको सेकुलराइज करना है आपने, अदरवाइज वो सेकुलराइज नहीं होगी। सेकुलरिज्म, मैंने आपको कहा था, शुगर कोटेड एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आप अपनी यूथ को ये कहते हैं कि आप मुसलमान रहते हुए भी सेकुलर हो सकते हैं। मगर मजे की बात यह है कि जो सेकुलरिज्म के एडवोकेट्स थे वो ये कहते थे कि सेकुलरिज्म की क्लाइमैक्स और उसका पीक ये है, उसकी मिराज ये है कि वो स्टेट के अंदर से मजहब को एलिमिनेट कर देता है। तो और बताएं, अब ये लॉलीपॉप के सेकुलरिज्म, ये सेकुलर स्टेट के नीचे मजहब बड़े अच्छे से प्रैक्टिस किया जा सकता है, फ्रीली प्रोपेगेट किया जा सकता है, फ्रीली प्रोफेस किया जा सकता है, फ्रीली पब्लिक स्क्वायर्स के अंदर या पब्लिक एरियाज में अपने रिलीजियस को प्रैक्टिस किया जा सकता है। ये लॉलीपॉप देना ये तो बिल्कुल गलत होगा। सबसे पहला वाला आपकी स्क्रीन के ऊपर एक किताब है टुवर्ड डीसेकुलराइजिंग सेकुलराइजेशन, जेफरी के हैडन की, जो कि 1987 का इस वक्त एडिशन आपके सामने है, जो सोशल फोर्सेस के नाम से एसेज इकट्ठे किए गए, वॉल्यूम 65 नंबर 3। इसका पेज 587 में आपके सामने रखूंगा, जो कि जेफरी के एसेज हैं टुवर्ड डीसेकुलराइजिंग सेकुलराइजेशन थ्योरी के, जिस थ्योरी के 3 स्टेप्स मैक्स वेबर के नाम से मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है, तो इसी थ्योरी को एक्सप्लेन किया है 587 से लेके 611 पेजेस तक किसने? जेफरी के हैडन ने, जो सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा एडवोकेट माना जाता है। तो क्या कहता है, अल्फाज सुनिएगा। रिलीजन इज बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशन। वो कहते हैं सेकुलरिज्म का मानना यह है कि रिलीजन एक बकायदा मुनज़्ज़म तरीके से जहालत का और तिलिस्माती, एक शुभदाबाजी का और एक ज़िफ़ुल इत्क़ादी का एक मंबा था रिलीजन। तो क्या करना चाहिए उसके साथ? हजरत बताइए, खुद बता दीजिए। तो वो कहते हैं एटलीस्ट, अब ये मिड वाला पैराग्राफ जो मैंने हाईलाइट किया इस तरफ आ जाए, तो कहते हैं एटलीस्ट सिंस द एनलाइटमेंट डार्क एजेस से निकलने के बाद मोस्ट वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स हैव एंटिसिपेटेड द डेथ ऑफ रिलीजन। ए नुक्ता देखें, कहते हैं द मोस्ट इल्यूस्ट्रियस फिगर्स इन सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी हैव यूनानिमसली एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस दैट देयर चिल्ड्रन or surely their grandchildren would live to see the dawn of a new era in which, to paraphrase Freud जो था, ठीक है, psychoanalysis का मानने वाला psychologist, तो Freud, the infantile illusions of religion would be outgrown। मतलब ये है कि एनलाइटमेंट के बाद जो सेकुलरिज्म को निकल कर सामने आया है, सोशियोलॉजिस्ट हों, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हों, साइकोलॉजिस्ट हों, उन्होंने मुत्तफिका तौर पर ये एतमाद जाहिर किया है कि हमारे बच्चे नहीं तो उनके बच्चे एक ऐसे दौर में आंखें खोलेंगे जहां आहिस्ता आहिस्ता दीन, मजहब, रिलीजन उनकी जिंदगियों से जा चुका होगा। सेकुलराइजेशन के बाद जो सेकुलर स्टेट बनेगी वहां रिलीजन की क्या हैसियत और औकात होगी? ये एक लॉलीपॉप था। आपके खुद लोग कह रहे हैं, मैंने कोई आयत और हदीस तो नहीं पढ़ी। ये ख्वाब देखा जा रहा था जब सेकुलरिज्म का बीज वेस्ट के अंदर बोया गया। अब इसका क्लाइमैक्स आपको दिखाता हूं। एक स्कॉलर हैं क्रिस्टन स्मिथ, उन्होंने किताब लिखी जो कि पब्लिश हुई 2003 में, और इस किताब का नाम है द सेकुलर रेवोल्यूशन, पावर, इंटरेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द सेकुलराइजेशन ऑफ अमेरिकन पब्लिक लाइफ। मजे की बात आपको बताता हूं, पहले ये इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। सेकुलर रेवोल्यूशन के अंदर जो इन्होंने पॉइंट रखा वो ये रखा, उनका मानना ये था कि इस वक्त ये बहस चल रही है वेस्ट के अंदर कि मजहब का डिक्लाइन किस बुनियाद पर हुआ है, क्योंकि मजहबी हल्के इस चीज के अंदर पड़े हुए हैं। किस बुनियाद के ऊपर हुआ है? कुछ कहते हैं मॉडर्नाइजेशन ने मजहब को खत्म किया है, मगर इन शॉर्ट मॉडर्निज्म का मतलब ये आपके लाइफस्टाइल को अपग्रेड किया जाए, जदीद तौर तरीकों का अपनाया जाए और एक ग्लोबल कल्चर और ट्रेडिशन और नॉर्म्स को अपनाया जाए। सो दैट्स व्हाट दे कॉल मॉडर्निज्म। और अभी तो पोस्ट मॉडर्निज्म की बातें चल रही है, यानी ये है कि पूरी दुनिया का एक ही कल्चर हो जाए। न्यू ईयर, वुमेन्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, वैलेंटाइंस डे, ब्ला ब्ला ब्ला। सो यानी एक ग्लोबल कल्चर और ग्लोबल ट्रेडिशन और ग्लोबल रिलीजन के तौर पर मुतारिफ कराया जाए। ठीक है जी। तो अब वो ये कहने लगे कि मजहब का डिक्लाइन किस बुनियाद पर हुआ है। वो एक थ्योरी ये थी कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से हुआ है, मगर मजे की बात बताऊं, ये सेकुलरिज्म का सेहरा इन्होंने खुद सजाया। हमने नहीं सजाया भाई, खुद सजाया। और वो क्या सजाया है? वो कहते हैं कि जैसे जैसे इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिक्स, साइंटिस्ट और एजुकेटेड लोग इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करते गए, और वो सेकुलर थे, एथियस्ट थे, न्यूट्रल थे, मदद को नहीं मानते थे, इंस्टीट्यूशंस के अंदर सेकुलराइजेशन होती चली गई और उन्होंने मॉरल अथॉरिटी को अपने हाथ में ले लिया, जिसकी बुनियाद के ऊपर स्टेट सेकुलर होती चली गई। और जब स्टेट सेकुलर हुई, मदद का डिक्लाइन हुआ। क्या मतलब है? मतलब यह है कि जो स्टेट सेकुलराइज होती जाएगी वहां मदद आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होता जाएगा। तो अब कोई ये लॉलीपॉप दे कि सेकुलर स्टेट रिलीजियस स्टेट से बेहतर है, क्यों? क्योंकि वहां रिलीजियस सबको पीस एंड हार्मनी के साथ रहने दिया जाएगा। सॉरी सर, सॉरी। ये फिलोसॉफिकली भी आपके सामने दिखा दिया, हिस्टोरिकली भी आपके सामने दिखा दिया, जो वेस्ट के अंदर हुआ है, यूरोप के अंदर हुआ है क्रिश्चियनिटी के साथ। वो कहते हैं द डिक्लाइनिंग अथॉरिटी ऑफ रिलीजन वाज नॉट द बाय प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन।
एब्स्ट्रैक्ट आपके स्क्रीन के ऊपर है, बट रेदर द इंटरनेशनल अचीवमेंट ऑफ कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल एलीट्स including scientists, academics, and literary intellectuals, seeking to gain control of social institutions and increase their own cultural authority. क्या मतलब है? मतलब ये है कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से दीन नहीं गया, बल्कि इंस्टीट्यूशंस जो एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, सोशल वेलफेयर के लिए थी, जैसे जैसे उन्होंने अपने हाथ में इनकी अथॉरिटी ले ली, कल्चरल अथॉरिटी ले ली, और वहां वो क्रिएट करने लगे कल्चर को, तू मजहब की जो है ना वो चीजें डिक्लाइन की तरफ जाती रही। दैट मींस कि जैसे जैसे इंस्टीट्यूशंस, वेदर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स हों, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट्स हों, या लेजिस्लेशन की इंस्टीट्यूट्स हों, जितने भी इंस्टीट्यूट्स होंगे, जैसे जैसे वो सेकुलराइज होते जाएंगे, तू मजहब वहां से निकलता जाएगा। आप देख लेना, ये ऐसी एक चीज है कि जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं रोजमर्रा अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में। देखें, जैसे जैसे सेकुलर लोग उन इंस्टीट्यूट्स के डीन, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, जैसे जैसे वो सेकुलराइज होते जाते हैं, तू वो सोसाइटी मजहब से दूर होती जाती है। यही हाल यूनिवर्सिटीज का है, यही हाल कॉलेजेस का है, यही हाल आपके लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स का है। ये कैसे मुमकिन है कि एक सेकुलर स्टेट हो, सेकुलरिज्म को मानती हो, सेकुलराइजेशन करवाती हो, और उसके बाद कहे हम रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है? और क्या है?